हेलो स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी मैंने चैप्टर कंटिन्यू किया था इकोनॉमिक प्लानिंग का 5 ईयर प्लान्स का, ये इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए वीडियो का अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में मैंने सारा बेस क्लियर कराया है। देखिए, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो प्लानिंग है हमारे इंडिया की, इसमें लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब, ये टर्म किस लिए यूज़ किया गया है। तो जो लॉन्ग पीरियड गोल्स है, नेम से ही क्लियर है, यानी ऐसे गोल्स जो लॉन्ग पीरियड तक चलेंगे। जैसे लॉन्ग पीरियड गोल्स हमारे कॉमन है 5 ईयर प्लान्स की तरह, और इनको हम कॉमन गोल्स की तरह स्टडी करते हैं, ठीक है। और यही हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो हमारे स्पेसिफिक होते हैं, और जिसको हम क्या मानकर चलते हैं, प्लान्स की ऑब्जेक्टिव। बिकॉज प्लानिंग होती है कि किस तरीके से आप प्लान्स बना रहे हैं, एंड प्लान उसका एक पार्ट होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका एम है कि आपको अपना एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है ना, आपको अच्छे परसेंटाइल से अपना मार्क्स जो है वो स्कोर करना है। फॉर एग्जांपल हम मानकर चलते हैं 90%। ओके, तो गाइज दिस इज़ योर टारगेट, दिस इज़ योर मेन गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब ये आपका है एक स्पेसिफिक एम। अभी आप इसे कैसे अचीव करेंगे कि आपको डेली कितना स्टडी करना है, आपको वीक में सारा रिवाइज करना है, ये आपके होते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स, जो आपके इस एम को हेल्प अचीव करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर यही बात की गई। लॉन्ग पीरियड गोल्स हो गया आपका 90% टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं, एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स होगा कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं आप उस मेन टारगेट को अचीव करने के लिए। Depend on the ground realities, each plan is designed as a distinct plan with a distinct set of objective। यानी रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हमें जो भी हम प्लान डिज़ाइन करते हैं, हर एक प्लान का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेली का टारगेट है कि हमें इतना सिलेबस अपना कवर कर कर चलना है, ठीक है। दैट यानी आपका डेली का जो टारगेट होगा वो भी अलग होगा। यानी मान लीजिए आपका आज एक चैप्टर हो गया, तो आपका नेक्स्ट डे जो टारगेट रहेगा वो होगा कि मुझे अगला चैप्टर करना है। यानी आपका हर एक जो प्लान जो आप डिज़ाइन करते हैं, हर एक डिस्टिंक्ट प्लान के साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इट मस्ट हाउएवर बी मेड एम्पली क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। क्या कहा गया, इसी तरीके से जो प्लान्स की ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के होते हैं, जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी अगर इसमें से एक चीज़ भी मिसिंग है तो आप चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर आपका 90% जो आपने सेट किया टारगेट, अगर आप ये सेट नहीं करते कि मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, तो क्या आप जो डेली के जो टारगेट्स है क्या अभी आप सेट कर पाते हैं, या आप इसी को अचीव करने के लिए डेली के टारगेट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आप डेली के टारगेट्स ही नहीं बना रहे तो क्या इसको अचीव कर पाएंगे, नहीं। यानी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, ओके, एक प्रॉपर टारगेट को अचीव करने के लिए। इसलिए कहा गया कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ट्रूली स्पीकिंग, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को हम प्लान टू प्लान स्ट्रेटजी भी कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को हम कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग नाम पढ़ रहे हैं। शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को आप प्लान टू प्लान स्ट्रेटजी भी कहते हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव को आप कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी कहते हैं। अब क्या कहा गया कि वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, कि क्यों प्लान्स के गोल होने चाहिए। यानी जो भी प्लानिंग्स की जा रही है, जो भी प्लान्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो हर एक प्लान के साथ गोल क्यों होता है। अब देखिए, क्या विदाउट गोल हम प्लानिंग कर सकते हैं बच्चे, नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए कि अगर हमने हमारा कोई गोल ही नहीं है तो हम प्लानिंग किस चीज़ की कर रहे हैं। क्या प्लानिंग का कोई अपने आप में सेंस है? एब्सोल्युटली नॉट। गोल हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस पाथ पर चलना है ना, हमें किस पाथ पर चलकर वह गोल मिलेगा। तो गोल हमें एंकरेज करता है, हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। बट अगर आपका गोल ही नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे। प्लानिंग हम करते ही तभी है जब हमारा कोई गोल हो, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। जब कंपनीज भी सेट होती है ना, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इतनी सेल्स करनी है, हमें इस पोजीशन पर आना है, और उस पर कैसे आया जाए उसी की प्लानिंग करते हैं। सो सिंपल।
इनफैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेटजी, कि प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि जो हमारे कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज है उसे हमें कैसे एलोकेट करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग यूजेस में, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। जो गोल्स है हमारे ग्रोथ से रिलेट करते हैं और सोशल जस्टिस से रिलेट करते हैं। हमने पढ़ा था पॉइंट कि ग्रोथ तो हो हमारे इकोनॉमी की, लेकिन सोशल जस्टिस के साथ हो। ये हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में करा था। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियड गोल्स में हमारे कौन कौन से गोल्स आएंगे। इसमें वो सारे गोल्स आएंगे जो ज़्यादा समय लेंगे अचीव होने में, जैसे जीडीपी ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें इकोनॉमी का जो आउटपुट लेवल है वो जब इंक्रीज होगा तो हमारा जीडीपी में आएगा। गुड्स एंड सर्विसेज का जब इकोनॉमी में फ्लो इसका जब इंक्रीज होगा तो वो जीडीपी में आएगा। व्हेन द इंक्रीज इन द फ्लो, जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो अगर इंक्रीज हो रहा है और वो कंसिस्टेंट है लंबे पीरियड तक, तो वो भी हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ को हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ अगर हो रही है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। तो फर्स्ट आता है हमारा जो पॉइंट है जिस पर हमारी जीडीपी डिपेंड करती है, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। अगर आपकी कंट्री का जो रिसोर्स है वो इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है उसको हम अच्छे से और यूज़ करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी। जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करके तो भी हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। प्लानिंग इन इंडिया इज़ टू इंश्योर दैट natural resources are fully explored and production technology is continuously improved so that GDP growth achieves a momentum। क्या कहा गया है कि जो हमारी इंडिया में जो प्लानिंग हो रही है वो क्या इंश्योर करती है कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसको पूरे के पूरे तरीके से उसको एक्सप्लोर करे, उसका अच्छे से यूटिलाइज भी करे, एंड जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर उसको इम्प्रूव करे कंटिन्यूस बेसिस पे, जिससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो। फुल एम्प्लॉयमेंट आता है हमारा नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें अब आपको मेन बातें ध्यान में रखनी है। कैसी सिचुएशन है, व्हेन ऑल द पीपल जो काम करने के लिए बिल्कुल एबल है, सक्षम है, ठीक है, विलिंग टू वर्क, काम भी करना चाहते हैं मार्केट वेज रेट पर, यानी जो पीपल है वो एबल भी है वर्क के लिए प्लस वे विलिंग भी है, यानी जो भी मार्केट में वेज रेट चल रहा है उस वेज रेट पर वो विलिंग है काम करने के लिए। इस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क, यानी जो काम करने के लिए एबल भी है, विलिंग भी है, उनको वर्क भी है। तो ये हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ये प्लानिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव है। जो ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट का किस पर फोकस करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करता है। यह आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर कौन सी एम्प्लॉयमेंट फोकस करती है, तो दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। या फुल एम्प्लॉयमेंट किस चीज पर फोकस करता है, ये भी क्वेश्चन इंडायरेक्ट बन सकता है, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पार्टिसिपेट करें, यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या है, हमारी ग्रोथ इंक्रीज होगी। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर ग्रोथ हो रही है हमारी इकोनॉमी की, उसका बेनिफिट हम बाकी सेक्शंस के साथ भी शेयर करेंगे तो इट अमाउंट्स टू अचीविंग ग्रोथ। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ हो भी रही है और सोशल जस्टिस के साथ हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब कि बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई। फुल एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो जीरो एम्प्लॉयमेंट नहीं, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। कई बार हम इस चीज़ को लेकर वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं मैम, इसका मतलब तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बिल्कुल है ही नहीं। देखिए, फुल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जीरो हो गई। अब ऐसा क्यों है इसको हम पढ़ते हैं। जो फुल एम्प्लॉयमेंट है बाय नो मीन्स शुड बी कंसिडर्ड एज ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। इन एन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। यानी हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हमारी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ ऐसी, यानी जितनी जो ऐसी
रेट होना अनएम्प्लॉयमेंट की जो बिल्कुल नेचुरल है। यानी प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, यानी पहले हम सारा काम मैनुअल करते थे, सारा काम हम कंप्यूटर पे करते हैं। तो जो ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में, या फिर टेम्परेरी ले ऑफ हो गए। तो इस केस में क्या कहा गया कि ऐसा मतलब ऐसी रेट अनएम्प्लॉयमेंट की जो बिल्कुल नेचुरल है होना, ठीक है। और वे क्यों हो रही है, जब हमारे प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय एंड लार्ज आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ, आगे ना बात की स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब जब हम किसी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जो कंसिस्टेंट होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के साथ। ध्यान दीजिए गाइज, यहाँ पर बच्चे जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बोथ आर सेम। यहाँ पर दोनों के अलग अलग नाम आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। यानी जब किसी टेक्नोलॉजी जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो वे बिल्कुल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह देते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, economic growth would become a meaningless exercise if the benefits of growth accrue to only a handful of people in the society। ये क्या कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की हो रही है लेकिन वे सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा कर रही है, सोसाइटी के कुछ ही सेक्शन को फायदा कर रही है, तो हमारी वे इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगलेस है, वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ हम तब कहेंगे हमारी इंडिया की जब वे इक्वल यानी इक्वालिटी यानी हर एक लेवल हर एक सेक्शन को फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस की बात की गई, ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ का अपने आप में कोई पर्पस नहीं है या कोई मतलब नहीं है सोसाइटी में, अगर रिच तो रिचर होते जा रहे हैं और पुअर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हम उस ग्रोथ को हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ तब होगी जब रिच और पुअर दोनों इक्वली ग्रो करेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड across all sections of society so that the distribution of income becomes equitable। ग्रोथ का बेनिफिट जो है सोसाइटी के हर एक सेक्शन में पहुंचना चाहिए, हर एक सेक्शन में स्प्रेड होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमारा इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि सोशल इक्वालिटी, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया में। अब हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन के बारे में। इट रेफर्स टू अपडेशन एंड अडोप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जब हम अपनी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। अगर हम नई नई टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम आएगी। तो यहाँ पर यही बात आ गई कि लॉन्ग पीरियड गोल क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कॉस्ट भी कम आए, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, जीडीपी भी बढ़े। प्लस जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इस पूरे पैरा में यही बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट पीरियड गोल्स जो होते हैं ये वेराई करते हैं प्लान टू प्लान, ये करंट नीड्स पर डिपेंड करते हैं। जब फर्स्ट प्लान इनिशिएट किया गया, जब फर्स्ट प्लान स्टार्ट किया गया, तो जो कंट्री थी, द कंट्री वॉज बैटलिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कंपनी बहुत बड़ा बैटल लड़ रही थी। किस चीज़ का बैटल, कि फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। तो फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिससे फूड ग्रेन की जो शॉर्टेज उसको हम कॉप अप कर सके। सेकेंड आता है एंथुसिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लान प्रॉम्प्टेड द प्लानर्स to shift the focus from agriculture to industry. Accordingly, increase in industrial production was taken as a principal objective during the second plan। अभी जब सेकंड प्लान बनाया गया तो सेकंड प्लान में हम एग्रीकल्चरल से शिफ्ट होकर किस पर आ गए, इंडस्ट्री पर आ गए। तो गाइज यहाँ पर ध्यान से समझना आपको बच्चे कि फर्स्ट प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हाई करना, प्रमोट करना। सेकंड प्लान में बच्चे क्या बात आई कि हमें इंडस्ट्रियल ज़्यादा इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर शिफ्ट होना है। थर्ड प्लान एम्फोसिस द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, हम खुद इतने सफिशिएंट हो कि हमें फूड ग्रेन की किसी भी तरह की कमी ना हो, उसमें सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आना। फोर्थ प्लान किस चीज़ पर फोकस करता है, प्राइस में स्टेबिलिटी होना, और जो भी मैन पावर है, ठीक है, जो भी लेबर्स है, उनको हम पूरा का पूरा फुली यूटिलाइज करें, एक्सप्लॉइट नहीं यूटिलाइज करें। ओके। फोर्थ देखिए एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना।
कर्ब, इसको हम कर्ब भी कहते हैं, कर्ब, कॉम्बैट। ये गाइज ये क्या है, ये वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इससे बच्चे। एलिवेशन को हम कर्ब भी कहते हैं, कॉम्बैट भी कहते हैं, रिड्यूस भी कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं ना, इसके बहुत सारे सिनोनिम है बच्चे। तो एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होना। किसका खत्म होना? पॉवर्टी का खत्म होना। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था? तो फिफ्थ और सिक्स प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? पॉवर्टी को एलिवेट करना, पॉवर्टी को खत्म करना। सेवन प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव हो गया? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है। जो एट्थ प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लेकर आनी है, एंड जो एजुकेशन है वो हमें यूनिवर्सलाइज करनी है। ओके, सिक्स आता है हमारा ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है हमारे नाइन्थ प्लान का। एंड टेंथ प्लान ज़्यादा स्ट्रेस करती है कि जो क्वालिटी जो ऑफ लाइफ है उसको हमें एनहेंस करना है, ठीक है। एंड एट्थ में पॉवर्टी को कम करना, ख़त्म करना, जॉब क्रिएट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा 11th प्लान का ऑब्जेक्टिव है। एंड 12th प्लान स्ट्रेस करता है कि हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। अब आपको ध्यान देना है कि पॉवर्टी का हमने किस किस में पढ़ा। पॉवर्टी को ख़त्म करना एक तो 11th प्लान का ऑब्जेक्टिव था, एंड एक हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव था। यानी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 11th, ये तीन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी को ख़त्म करना। तो आपको इस तरीके से एक एक पॉइंट को समझना है, जैसे आपको मैंने समझाया है, नोटबुक में नोट डाउन करना है कि किस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे पॉवर्टी रिडक्शन कॉमन है, फिफ्थ प्लान का भी ऑब्जेक्टिव था, सिक्स का भी था, 11th का भी था। तो आपको एक कॉमन चीज़ देखनी है और उसका आपको एक टेबल बनाना है, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत एक समराइज्ड तरीके से आपके माइंड में चीज़ें बैठे और आपको लर्न हो। इससे यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, यहाँ से आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब यहाँ पर गाइस पूरा एक टेबल दिया गया है जिसमें एक आपको कॉलम में दिख रहा है प्लान एंड पीरियड, एंड बच्चे आपको एक कॉलम में दिख रहा है कि उस प्लान का फोकस क्या था या उस प्लान का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। जैसे हमने अभी कितने प्लान पढ़े? 12 प्लान पढ़े, 12 हमने प्लान्स पढ़े। हमने फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव स्टडी किया, सेकंड का किया, थर्ड का किया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप टेबल बनाओ, आप ये डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हैं। तो इस पूरी टेबल में आपको पूरा एक समराइज तरीके से चीज़ें दी गई है। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं नोटबुक में। देखिए, फर्स्ट प्लान का आपको दे दिया ऑब्जेक्टिव अलग से, फोकस क्या था प्लान का, सेकंड का, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स। इस तरीके से पूरे के पूरे 12 के 12 प्लान यहाँ पर डिस्कस किए गए एक टेबल की फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी 1991 तक जो प्लानिंग की गई थी उसके फीचर्स क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी के। प्लानिंग इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड ए मार्क्ड शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991, यानी 1991 में, 1991 में जो प्लानिंग थी इंडिया की, उसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया हमारी पॉलिसी में। अकॉर्डिंगली जो फीचर्स थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के, उसको हमने सेपरेटली स्टडी किया। हमने पहले पढ़ा 1991 के पहले का पीरियड, अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट 1991 के पीरियड का, ठीक है। तो जो प्रेजेंट सेक्शन जो हम भी पढ़ रहे हैं, कौन से फीचर्स डिस्क्राइब करेगा? ये डिस्क्राइब करेगा 1951 से लेके 1991 तक के फीचर्स को। फर्स्ट आता है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हम ज़्यादा निर्भर किस पर थे? पब्लिक सेक्टर पर निर्भर थे, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1956, इसमें 17 इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, एंड 12 इंडस्ट्रीज किसके लिए थी? प्राइवेट सेक्टर के लिए। इट वॉज रियलाइज दैट जो ऑब्जेक्टिव था हमारे सोशलिस्टिक इकोनॉमी का वो क्या था कि हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से, यानी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट से ही जो पब्लिक यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न है हमारी सोसाइटी का, ये जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ हम पब्लिक सेक्टर की कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट से ही अचीव कर सकते हैं। ओके, सेकंड आता है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948। आपको एग्जाम में डायरेक्ट IDRA भी दे सकते हैं एब्रीवेशन, तो आपको पता होनी चाहिए कि इस एब्रीवेशन की फुल फॉर्म क्या है। ओके, New industry in the private sector could not be established without a license and registration. IDRA Act 1948 क्या कहता है कि अगर कोई भी नई इंडस्ट्री बनती है
तो वो बिना किसी लाइसेंस और बिना किसी रजिस्ट्रेशन को कराए बिना अपनी नई इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकती, सेटअप नहीं कर सकती। उसी तरीके से जो मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है यानी एमआरटीपी एक्ट 1969, इन्होंने भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ पर लगाई कि प्राइवेट सेक्टर में आप एक्सिस, जो भी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज है ऑलरेडी, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। Regulatory development of private sector was to ensure that there was no concentration of economic power in the private hands। यानी यहाँ पर सेकंड पॉइंट में क्या बात की गई है कि मतलब ना, एक हमारा है प्राइवेट सेक्टर, एक हमारा है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी पावर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में है, ठीक है, यानी पूरी की पूरी चीज़ कंसंट्रेट हो गई सिर्फ प्राइवेट हैंड में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, इस तरीके से चीज़ों को रेगुलेट करना है कि दोनों के हाथ में चीज़ें हों। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत अच्छा करती थी, ये वर्ल्ड वाइड फेमस थी, ठीक है। इसमें अब क्या बातें की गई ध्यान से देखना है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसको एमआरटीपी रेगुलेट करेगी। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे कंपटीशन से। जैसे कि जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम क्या पोजीशन थी हमारे इंडिया की, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कंपटीशन से। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जो इंडस्ट्रीज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सारे हमारी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में आती है। यानी इनका मतलब इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना प्रायोरिटी है हमारे नेशन की, ठीक है। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ फीचर है कि इस पॉलिसी में हमने ज़्यादा फोकस किस पर किया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया, ठीक है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें। जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देखिए सेवन्थ पॉइंट क्या कहा, सिक्स पॉइंट हमारा क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि जो हमारी डोमेस्टिक यानी जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं उनको फॉरेन के कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जाए। और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा देंगे, और जब हम टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर, देखिए या तो टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये मैंने क्लियर कराया था आपको, ठीक है। टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स को आप लगा दीजिए, जिससे कि हम अपनी इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाए फॉरेन के इंडस्ट्री से, यानी फॉरेन के कंपटीशन के साथ। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी गुड्स हमारी इंडिया बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, वो इंपोर्ट करने की बजाय वही सेम चीज़ हमारे इंडिया में अवेलेबल करा दी जाए एज ए सब्स्टिट्यूट। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ कि जो भी इंपोर्ट हमारी इंडिया बाहर से कर रही है, तो हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट बाहर से किया जा रहा है उसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट हमारे इंडिया में बना दिया जाए, ना कि उसको बाहर से मंगवाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। हमारा जो बीओपी डेफिशिएट में है वो हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। एट्थ पॉइंट हमारा आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। कौन से एक्ट के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। लोन्स जो भी अब्रोड से लिए जा रहे हैं उनको हायर प्रायोरिटी दी जाए एफडीआई के कंपैरिजन, ओके। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो भी प्रोग्राम्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर, वो सारे के सारे हमें सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अलाइन कर देने चाहिए, सौंप देने चाहिए, ठीक है, कि सारा का सारा जो मेन अथॉरिटी है वो इसको हैंडल करे। आई होप आप ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर सारा आपको एक ट्रेंड दिया हुआ है कि क्या क्या हमने सक्सेस अचीव की, यानी हमने क्या क्या अचीवमेंट्स की, ठीक है, इस प्लानिंग के थ्रू। देखिए सबसे पहले हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। आपको ये पूरा थियोरी पढ़ने की नीड नहीं है, आपको यहाँ पर एक तरह का
एक तरीके से ग्राफ में शो कर दिया है कि फर्स्ट प्लान में ग्रोथ हमें 4.6% थी, ठीक है, सेकंड प्लान में 4.1% थी। तो आपको इस तरीके से एक टेबल बना देनी है या आपको इस तरीके से ग्राफ बना देना है, सिमिलर ऐसे जैसे बुक में देख रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, ठीक है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, सेकेंड अचीवमेंट क्या थी, पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हुई, ठीक है। थर्ड आता है कि लोग सेविंग करने लग गए और फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी उस सेविंग का यूज़ इन्वेस्टमेंट में करने लग गए। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो अल्टीमेट हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी। इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर कि क्या कह रहे हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स थे उसने हमारे एग्रीकल्चर को दो तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू एंड टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के थ्रू। अब लैंड रिफॉर्म का क्या मतलब है कि जो इंटरमीडियरीज थे बीच में, ठीक है, उनको एबॉलिश कर दिया, ठीक है। रेंट्स को जो मॉडरेशन, जो रेंट्स यानी जब जो जमींदारी सिस्टम था, जब वे लैंड्स रेंट पे देते थे उसको कहीं ना कहीं हमने रेगुलेट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हमने क्या कहा कि हमारा क्या है, लैंड रिफॉर्म्स है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, एंड हमने वापस से लैंड का क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। एंड जो भी होल्डिंग साइज था लैंड का या जो स्कैटर्ड थी लैंड, जो फ्रेगमेंटेड थी, उसको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 5 ईयर प्लान्स ने एक बहुत बड़ा पुश दिया कौन सी इंडस्ट्रीज को, बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम था, इरिगेशन फैसिलिटीज की, पावर जनरेशन कैपेसिटीज, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, इन सभी चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया 5 ईयर प्लान्स की वजह से। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बात की थी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसमें हम इकोनॉमिक स्फीयर्स को भी ध्यान में रखते हैं और सोशल स्फीयर्स को भी। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन आ गया, ठीक है। अगर हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है हमारे इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये डिसाइड करने का कि हमारे इंडिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई 5 ईयर प्लान्स की वजह से। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड यानी वो ट्रेड जब आप कंट्रीज के साथ करते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ, ओके। अब आता है कि इस प्लानिंग से हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी जो हमारे लिए एक फेलियर का काम हुई। पॉवर्टी इतनी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 5th, 6th और 11th प्लान का, कि हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, बट वो पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो पाई। आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बीपीएल के यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हुआ, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा पूरी हद तक रिमूव नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट प्लान के एंड में 53 लाख पर्सन थे जो अनएम्प्लॉयड थे, और 11th प्लान तक ये 53 लाख से कम होने की बजाय बल्कि 4 करोड़ हो गए, बढ़ते गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी हमारा हुआ, यानी कोई इंप्रूवमेंट इसके अंदर नहीं आई। हमने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब गाइस आपको यही चीज़ एडवांटेज में भी देखने को मिली और यही चीज़ आपको डिसएडवांटेज में देखने को मिली। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर बात की गई है कि एक तो पूरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, ठीक है, एक विलेज गांवों के अंदर अभी भी जो सड़कें पक्की नहीं है ना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही, लेकिन सिटीज में वही चीज़ बहुत अच्छे से प्रोवाइड, यानी कहने का मतलब क्या है कि इक्वालिटी में चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई। एक सेक्शन तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करे, यानी एक एरिया ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं आई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा इनएडिक्वेट तरीके से डेवलप हुआ। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू का मतलब होता है अनइक्वल। क्या होता है स्क्यू का मतलब? अनइक्वल। इसको आप नोटबुक में या बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें आप डायग्राम से ही समझिए कि जो रिच लोग हैं वो तो क्या नाम है बहुत ज़्यादा हमारे डेवलप होते गए, लेकिन पॉवर्टी जो पॉवर्टी है वे इतनी हद तक ख़त्म नहीं हो पाई। यानी हमारे इंडिया में जो रिच है वो तो रिच होते गए, पुअर होते गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो मेजोरिटी है पुअर पीपल की वे बढ़ गई कंपैरिजन टू रिच पीपल। तो प्रोस्पेरिटी तो कम हुई। क्यों कम हुई? बिकॉज रिच पीपल की जो रेशियो वे कम है हमारे इंडिया में, और प्रोस्पेरिटी भी सिर्फ उन्हीं की हुई। तो अल्टीमेट हमारी प्रोस्पेरिटी इस वजह से कम हो गई एज कंपेयर टू पॉवर्टी। ओके, सो गाइज ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया।
ठीक है, कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि 5 ईयर प्लान्स, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वे क्या होती है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। इसमें हमने 3 तरह की इकोनॉमीज पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा सेंट्रली इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी हमने पढ़ी इसके अंदर। एंड हमने पढ़ा कि लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, 5 ईयर प्लान से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। तो हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट स्टडी कर लिया है, लाइन बाय लाइन मैंने चीज़ें सारी स्टडी कराई है। कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव एनी क्यूरी, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसे अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।